अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ अब्बास, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। और आज हम जो चैप्टर हमारा है मेयर ऑफ एसोसिएशन का, उसको हमने स्टार्ट करना है और उसके बारे में आपको कुछ मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले जो जैसे कि चैप्टर का नाम है एसोसिएशन, और पहला चैप्टर जो टॉपिक यहाँ पे आपके सामने लिखा भी है वह शो भी हो रहा है कि वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स। There are four persons and their heights in inches are 55, 56, 72 and 74. Here height is a characteristics and the figure 55, 56, 72, 74 are the values of variable. अब एट्रीब्यूट्स का जब हम मतलब लेते हैं यहाँ पे, तो किसी भी क्वालिटेटिव वेरिएबल के हवाले से हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट का नाम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने हाइट, अब हाइट एक, कोई बंदा शॉर्ट है, कोई बंदा लॉन्ग है, किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी की कम है, तो उस लिहाज से हम जब ये देखते हैं हाइट को, तो वो हम एक एट्रीब्यूट्स के हवाले से बात कर सकते हैं। अगर आप ये भी देखें कि कोई स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा ज़हीन है, कोई कम ज़हीन है, कोई बंदा ईमानदार है, कोई ईमानदार कम है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। इसी तरह से बल्ब्स की, जैसे यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, उसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि अब बल्ब्स हैं, उसमें कोई डिफेक्टिव हो सकते हैं, कोई गुड हो सकते हैं। दीज आर क्वालिटीज़, तो इन सारी क्वालिटीज़ को हम एट्रीब्यूट्स का नाम इसमें दे देते हैं। आगे नोटेशंस ऑफ फॉर एट्रीब्यूट्स है। तो नोटेशंस में हमारे पास सबसे पहले फॉर सिंगल वेरिएबल वी यूज़ अ सिंबल एक्स। हमेशा एक एट्रीब्यूट के लिए, वेरिएबल के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स से शो कर देते हैं इसको। एंड इफ़ देर आर टू वेरिएबल्स, अगर दो वेरिएबल्स इकट्ठे एक साथ हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक को एक्स और दूसरे को वाई का नाम दे देते हैं। When there is single attribute like height, the word tall may be denoted by a and short may be denoted by alpha. अब एक ही अगर फर्स्ट करो एट्रीब्यूट आपके पास है हाइट का, उसमें वही बात आ गई जो मैंने आपसे पहले भी की कि टॉल और शॉर्ट दो तरह से बंद हो सकते हैं। तो जो हम टॉल होगा उसको ए से हम शो कर देंगे, और जो शॉर्ट होगा उसको फिर ए के जो ऑपोजिट हम देख लें अल्फा, उससे हम शो कर देते हैं। If the tall and the short persons are divided into intelligent and non-intelligent, अब आगे फर्दर अगर हाइट को, यानी कि टॉल शॉर्ट को फर्दर एक और एट्रीब्यूट में डिवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे से कितने टॉल लोग ऐसे हैं जो कि इंटेलिजेंट हैं और कितने ऐसे नॉन इंटेलिजेंट, इसी तरह से कितने शॉर्ट ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट है। उसको फिर हम जो दूसरा एट्रीब्यूट आपके पास इंटेलिजेंट एंड नॉन इंटेलिजेंट जो है, उसको हम क्या करते हैं, बी और बीटा से शो कर देते हैं। इसी तरह से फिर आगे फिर वन एट्रीब्यूट का इसमें आगे बता रहा है। वन एट्रीब्यूट वही हमारे पास होता है, सपोज दैट देयर आर 100 इंडिविजुअल्स इन अ सर्टेन सैंपल, द सैंपल साइज इज डिनोटेड बाय, हमेशा सैंपल साइज को उस पे एन से डिनोट करते हैं। दीज 100 इंडिविजुअल्स आर डिवाइडेड इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ हाइट्स। आउट ऑफ 100, 60 are tall and 40 are short. Tall 40 are short. If tall are denoted by A and short are denoted by alpha, we can write A 60 जैसे कि सामने लिखा हुआ है आपके ये, और अल्फा 40। अब ये हमारे पास वन एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट को हमने इसमें लिखा है। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट को हाइट के हवाले से, टॉल शॉर्ट के हवाले से हमने उसको लिखा, तो हम इसको वन एट्रीब्यूट का नाम दे देते हैं। इसी तरह से इसको वन वे क्लासिफिकेशन भी आप कह सकते हो। इसी तरह से अगला से जो है वो टू एट्रीब्यूट्स का है। अब उसमें क्या होता है कि आपके पास हाइट के अलावा फर्स्ट कर हम कोई और एट्रीब्यूट भी हम इसमें शामिल कर लें, फर्स्ट कर इंटेलिजेंट नॉन इंटेलिजेंट, तो उसको फिर हम क्या करते हैं कि बी और बीटा से हम शो कर देंगे। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ, द टॉल एंड द शॉर्ट पर्सन में फर्दर बी डिवाइडेड इंटू इंटेलिजेंट नॉन इंटेलिजेंस पर्सन। इंटेलिजेंस में बी डिनोटेड बाय बी एंड बीटा, मे बी यूज फॉर नॉन इंटेलिजेंस। तो अगर आप इंटेलिजेंट के लिए फर्स्ट करो बी आप शो कर रहे हो, तो नॉन इंटेलिजेंस के लिए बीटा से शो कर देंगे। अब टेबल 15.1 में स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो, टू वे क्लासिफिकेशन हमने इस तरह से बनाया कि ए और अल्फा ऊपर जो है आपके पास टॉल और शॉर्ट को शो कर रहा है, और जो बी और बीटा है वो इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट को शो कर रहा है। इसी तरह से द कॉलम्स में क्या होता है, इसको जो टोटल्स आर डिनोटेड बाय ए का सम। जब भी आप इसमें काई स्क्वायर वाले चैप्टर में, एसोसिएशन वाले चैप्टर में, हम किसी भी वेरिएबल को उसके ब्रैकेट के, शॉर्ट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे स्टार्ट में ही देखिए, ए को भी शॉर्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अल्फा को भी सबसे छोटी वाली ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस चीज़ के सम को शो करता है। इसका ये मतलब नहीं कि चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो रहा है। यहाँ पे डिनोट किसको करता है कि ए का सम, अल्फा का सम। इसी तरह से आगे डिनोटेड बी के लिए उसने बीटा का सम और फिर बीटा का सम लिखा हुआ है। द अबव टेबल कंटेन्स टू रोज टू कॉलम्स, इज देयरफॉर कॉल्ड द टू क्रॉस टू कंटीजेंस टेबल।
अब आगे जो टेबल आगे भी दिया हुआ है, पीछे भी आपके पास ये दिया हुआ है, इसको हम कॉन्टीजेंसी टेबल कहते हैं क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है कि कॉन्टीजेंसी टेबल क्या होता है। कॉन्टीजेंसी टेबल में ये होता है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हो, उसको हम कॉन्टीजेंसी टेबल का नाम देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसी आगे से एग्जांपल में देख ले, जो ए में उसने डिफरेंट वैल्यूज दे दी, फिर अल्फा की वैल्यूज दे दी, बी की दे दी, बीटा की दे दी, और बीच में कॉन्टीजेंसी टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर वैल्यूज क्या इसने डिनोट की हुई है। अब बी ए और बी को मिला के हमारे पास ए बी का सम बन रहा है जो कि 30 है। फिर अल्फा बी, यानी कि अल्फा और बी को मिला के आपके पास 20 जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो अल्फा बी, इसको हम शो करेंगे। और जो इसके बाद नीचे है वो उसको ए बीटा का नाम देंगे और वो वहाँ पे 30 वैल्यू है। और फिर लास्ट में जो इसका है वो अल्फा बीटा वो 20 का है। तो टोटल अगर हम करें, अगर हम इसको रो वाइज ऐड करें तो ए बी का सम प्लस अल्फा बी का सम इज इक्वल टू टोटल बी का सम आ जाएगा, क्योंकि हम इसे बी से शो कर रहे हैं इसको पहले वाले को रो वाइज। तो उसको हम फिर 20 प्लस 30 करके हमारे पास 50 आ गया। और जो दूसरी रो जिसको हमने बीटा से शो कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फा बीटा ए बीटा और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा का सम आ जाएगा, जो कि यहाँ पे अगेन 30 प्लस 20 50 आ रहा है। और इसी तरह से फिर जब कॉलम वाइज हम अगर हम इसको ऐड करते हैं, जैसे कि पहला कॉलम ए है दूसरा अल्फा है, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, उसमें हम क्या करते हैं कि ए बी का सम और ए बीटा का सम दोनों को ऐड करेंगे, तो आपके पास उसका सम ए का सम टोटल 60 आ जाएगा, यानी कि 30 और अल्फा में भी जब हम करेंगे तो अल्फा बी का सम और अल्फा बीटा का सम दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा का सम 40 आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात आप लोगों ने इसको जहन में रखना है कि हमेशा कॉन्टीजेंसी टेबल में जो एन होता है वो रो से आप ऐड करो कॉलम से ऐड करो सेम आता है। अब देख लें आपके सामने ए का सम प्लस अल्फा का सम करें तो 60 प्लस 40 100 आ रहा है। इसी तरह से अगर आप रो उसको कॉलम वाइज ऐड करो बी का सम और बीटा का सम, तो उस पर भी क्या होता है आपके पास 50 प्लस 50 100 सेम आ रहा है, यानी कि हमेशा आंसर ये 100 बाई चांस यहाँ पे नहीं आया, बल्कि इसमें कॉन्टीजेंसी टेबल में यहाँ पे n की वैल्यू 100 सेम आती है। इसी तरह से आप इसको फार्मूला यहाँ पे इसको लिख सकते हो, जैसे फर्स्ट फार्मूला इसे लिखे ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन, फिर दूसरा बीटा बी प्लस बीटा इज इक्वल टू एन भी आप फार्मूला शो कर सकते हो, लिख सकते हो, यहाँ से बना सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। इसी तीसरा जो फार्मूला है ए का सम इज इक्वल टू ए बी का सम प्लस ए बीटा का सम, और चौथा जो है अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बी का अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा का सम। पांचवा है जी बी का सम इज इक्वल टू ए बी का सम प्लस अल्फा बी, और छठा जो है वो बीटा का सम इज इक्वल टू ए बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये हमारे पास हो गया इसका सारा। अब आगे इसकी टाइप्स है उसने बताई हुई है, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस की दो तरह से इसकी क्लासेस होती है, एक पॉजिटिव होती है और दूसरी नेगेटिव होती है। तो क्लासेस जो आपके पास होती है इसमें A, B are called the positive classes because they contain all positive attributes। अब जो इसमें हमारे पास होते हैं अल्फ़ाबेट्स A, B, C से, उसको हम क्या कहते हैं पॉजिटिव से नाम दे देते हैं। और जो हमारे पास होते हैं उसमें हम क्या कहते हैं उसको, कि आप कह सकते हो कि जो अल्फ़ा बीटा गैमा होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास इसमें नेगेटिव क्लासेस के लिए शो करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ आप देख सकते हो कि the classes A, B are called the positive classes because they contain all positive negative attributes. The classes alpha B and alpha beta contains both positive negative attributes. They are called mix or contrary classes। अब इसमें खाली A जैसे स्टार्ट में लिखा हुआ है A B अलग अलग से लिखा हुआ है, उसको हम मिक्स क्लासेस नहीं कहते क्योंकि उसमें एक ही एट्रीब्यूट आ रहा है, ए या सिर्फ अल्फा आ रहा है या बीटा आ रहा है या बी आ रहा है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपके पास देख रहे हैं, द क्लासेस अल्फा बी एंड ए बीटा कंटेन्स बोथ पॉजिटिव। अगर इसमें दोनों क्लासें आ रही हैं, देखिए जिसमें पॉजिटिव भी आ रही है नेगेटिव भी आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास मिक्स वाली क्लासेस आ जाती हैं। इसी तरह से आगे अब वही अगर ए बी और सी तीन हो तो हम तीन उससे नाम दे देते हैं। आगे नेक्स्ट पे हमारे पास देखिए इन दिस टेबल पॉजिटिव क्लासेस आर ए बी सी, एंड वही बात जो हमने शुरू में बताई आपको कि ए बी सी जो है वो पॉजिटिव क्लासेस के लिए होता है, और अल्फा बी ए सी जो मिक्स क्लासेस आ जाएगी हैं पॉजिटिव ही। लेकिन नेगेटिव क्लासेस के लिए हम अल्फा बीटा गैमा यूज़ कर लेते हैं, और अल्फा बीटा ए अल्फा गैमा बीटा गैमा अल्फा बीटा गैमा ये हमारे नेगेटिव मिक्स क्लासेस आ जाएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास इसमें है वो ऑर्डर ऑफ क्लासेस का है। ऑर्डर ऑफ क्लासेस में हम क्या करते हैं कि ऑर्डर देखते हैं कि इसका ऑर्डर कितना बनता है। द ऑर्डर ऑफ क्लासेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, कि इसके और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं। हर क्वेश्चन में हर डाटा में हम ये देखते हैं कि इसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं। मिसाल के तौर पे
अब जैसे आगे कह रहा है, इफ अ सर्टेन क्लास कैन गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड अ क्लास ऑर्डर वन। अगर किसी में एक ही एट्रीब्यूट है, ठीक है, एक ही उसको वेरिएबल को हम देख रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये इसमें वन ऑर्डर है, जिसमें मिसाल को द क्लासेस ए अल्फा पी एंड बी आर क्लासेस ऑफ ऑर्डर वन। अब देख लें इसमें सिर्फ ए है, अल्फा है, बी है और बीटा अलग अलग सारे हैं, तो इसको ऑर्डर वन का नाम देते हैं। इसको हम सम कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसीज का, ए का सम, अल्फा का सम, ये ब्रैकेट में जो शॉर्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बीटा का सम आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर वन। द क्लासेस ए बी अल्फा ए बीटा अल्फा बी एंड अल्फा बीटा आर द क्लासेस ऑफ ऑर्डर टू। अब जिसमें दो फ्रीक्वेंसीज एक साथ आ रहे हैं, दो एट्रीब्यूट्स एक साथ आ रहे हैं, उसको फिर हम क्या कहते हैं कि ये ऑर्डर टू है। इसी तरह से आगे देख लिखा हुआ जैसे द क्लासेस ए बी सी ए बी बीटा गैमा, ए बी सी ए बीटा गैमा, ए बी सी ए बीटा गैमा और अल्फा बीटा सी, ये जो सारे आगे लिखी हुई हैं, इसको हम कहते हैं कि तीन वाला ऑर्डर, इसमें ऑर्डर थ्री आ रहा है क्योंकि इसमें तीन तीन ऑर्डर हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है कंसिस्टेंसी। इफ द क्लास फ्रीक्वेंसी हमारे पास आर ऑब्जर्व इन सर्टन सैंपल data and all class frequencies are recorded correctly, then there will be no error in them and they will be called consistent. But sometimes the class frequencies are not recorded correctly and their column and total or row do not agree with the grand total. तो सम टाइम तो ऐसा होता है ना, जब आपके पास फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करते हैं, उसमें जो हमने कॉन्टिजेंसी टेबल देखा, तो उसमें रोज कॉलम को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज होती है बिल्कुल ठीक, एरर उसमें नहीं आता, आंसर ठीक दिखा जाता है। लेकिन सम टाइम वो कह रहा है ऐसा भी होता है कि जब हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं, उसको लिखते हैं, नोट करते हैं हम इसको फ्रीक्वेंसीज को रोज और कॉलम में टोटल करते हैं, उसका जो ग्रांड टोटल के उसके इक्वल नहीं आता। If there is some error in any class frequency, then we say frequencies are inconsistent. तो अगर उसका जो सम है, जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं उसका और जो ग्रांड टोटल है वो आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये क्या है, इनकंसिस्टेंट हैं। If one class frequency is wrong, it will affect some other frequencies as well. अगर एक जो उसमें रॉन्ग होगी तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली, अब एक अगर उसमें रॉन्ग है तो दूसरी पे से फर्क तो पड़ेगा। A sample test of consistency is that all frequencies should be positive. इसमें ये देखना सिंपल टेस्ट हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें ये देखते हैं कि ऑल फ्रीक्वेंसी शुड बी पॉजिटिव होनी चाहिए। इफ एनी फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव, अगर कोई एक भी नेगेटिव होगी इट मींस दैट देयर इज इनकंसिस्टेंसी। अगर एक भी इसमें नेगेटिव है तो फिर वो जाहिर सी बात है आपका डाटा इनकंसिस्टेंट होगा किसी भी सैंपल के डाटा में। इफ द डाटा इज कंसिस्टेंट ऑल द अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज विल बी पॉजिटिव। हाँ, अगर डाटा आपके पास कंसिस्टेंट है तो उसके अल्टीमेट जो भी फ्रीक्वेंसीज होगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होगी। आगे हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। We know that the probability that two events A and B are called independent of joint probability of A intersection B is equal to the product of the marginal probabilities A and B. स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ दो इवेंट्स की हम फाइंड करते हैं उसको इंडिपेंडेंट हम तब कहेंगे कि उसकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन जो हम प्रोबेबिलिटी ए और बी की लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, वो इक्वल होनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड बी। जैसे कि आगे नीचे लिखा हुआ है आपके सामने, दस फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ आ रहा है, जिसमें हमारे पास A और जो इसकी राइट हैंड साइड है जिसमें probability of A और probability of B लिखा हुआ है, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज हैं इसकी, ठीक है, अलग अलग क्योंकि A और B की हैं। और जो जॉइंट वाली है वो probability of A intersection B वाली है। The same logic applies for defining independence of attributes. The two attributes are called independent if the probability of A B is equal to the product of the probability A and the probability of B. तो सेम लॉजिक अप्लाइज करें डिपेंडेंस पे, अगर टू एट्रीब्यूट्स आपके पास इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए भी इज इक्वल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कि प्रोडक्ट क्या होगा, बिल्कुल जैसे हमने ऊपर बात की। तो अब ये फर्ज करो आपके पास कंसीडर आप कर रहे हो 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल, ए अल्फा और बी बीटा। इसमें अब देखें ए बीटा ए बी हो गया पहले, फिर अल्फा बी आपके पास हो गया, टोटल इसका बी का सम हो गया। इसी तरह से अगर कॉलम वाइज देखें तो ए का सम बी का सम, इसी तरह जैसे हमने पीछे कॉन्टिजेंसी टेबल को पढ़ा वही चीज़ है। इफ वन इंडिविजुअल इज सिलेक्टेड आउट ऑफ दिस टेबल then probability of A is equal to B is equal to AB का सम डिवाइड बाई n। अब यहाँ पे अगर आपने
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी देखनी है तो हम इसमें जो ए बी का सम है उसको एन पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसकी हम इसमें से निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आपने देखनी है तो ए का सम डिवाइड बाई एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने देखनी है तो बी का सम डिवाइड बाई एन आपने करना है। For independence, as we know that कि probability of AB is equal to probability of A into probability of B। अब यहाँ पे probability of B A B के लिए हमने वो पढ़ा कि A B का सम डिवाइड बाई n होता है और probability of A के लिए A का सम डिवाइड बाई n जो ऊपर हम अभी हमने देखा, और probability of B के लिए B का सम डिवाइड बाई n। और इसको अब भी आप कह सकते हो कि A B का सम इज इक्वल टू A का सम इंटू B का सम डिवाइडेड बाई n। इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है कि आपने ये देखना है कि अगर कोई भी दो इवेंट्स आपके पास हैं ए और बी, उनका आप ये चेक करना चाह रहे हो कि उनमें इंडिपेंडेंस है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, ए बी का सम इज इक्वल टू, अगर ए का सम इंटू बी का सम यानी कि जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है वो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज के इक्वल है, तो वो हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंस है, अदरवाइज डेफिनेटली नहीं होगा। जैसे कि आगे लिखा भी है, दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ क्राइटेरियन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी। द क्लास फ्रिक्वेंसीज ए बी इज कॉल्ड ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज। अब वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो हमारे पास जो क्लास फ्रिक्वेंसी ए बी है उसको हम ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जो कि एक्चुअल डेटा में आपके पास क्वेश्चन में मौजूद होती है। एंड ए का सम इंटू बी का सम ओवर एन इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज। ये भी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो इसकी ए का सम इंटू बी का सम, इसको जब फॉर्मूला लिखते हैं एन में, इसको हम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज का नाम देते हैं। when a and b are independent, for independence of a and b, the rule for independence a b का सम इज इक्वल टू ए का सम इंटू बी का सम, बट द रूल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एट्रीब्यूट्स ए एंड बी। सिमिलरली इसी तरह से अगर आप अल्फा बी को चेक करना चाह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंस है या नहीं है, तो वेरी सिंपल, आप क्या करोगे, ए बी का सम इज इक्वल टू, ज़ाहिर सी बात है आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, ए का सम इंटू बी बीटा ओवर एन। इसी तरह से ए बीटा अगर है तो उसका ए का सम इंटू बीटा का सम ओवर एन। एंड अल्फा बीटा के लिए हम क्या चेक करेंगे, अल्फा का सम बीटा का सम डिवाइडेड बाय एन। तो अगर ऊपर हमने जैसे भी पढ़ा कि ए बी का सम इज इक्वल टू, अगर हो ए का सम बी का सम ओवर एन, तो डिपेंडेंस होता है। लेकिन यहाँ पे जब कह रहा है व्हेन, लास्ट थर्ड लाइन पे, फोर पे, सेकंड लास्ट फोर पे, कि व्हेन ए बी का सम ग्रेटर हो ए का सम इंटू बी का सम ओवर एन से, तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव एसोसिएशन है बिटवीन ए एंड बी। यानी कि जो ए बी की वैल्यू अगर फर्स्ट को ज़्यादा आ रही है, 5 आ गई है, और जो आपके पास राइट साइड है वहाँ पे ए का सम बी का सम जो एंड पे डिवाइड करने को फर्स्ट को 3 वहाँ पे आ रही है, तो 5 ग्रेटर है 3 से, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, पॉजिटिव एसोसिएशन है बिटवीन ए एंड बी। तो पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड मींस के प्रोपोर्शन ऑफ ए इज इन बी इज बी इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शन ऑफ ए इज इन बी इज, ठीक है। और इसी तरह से अगर व्हेन ए बी लेस देन है ए का सम इनटू बी का सम, तो हम क्या कहते हैं, देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। तो अगर वही ऊपर जो हमने बात की कि पॉजिटिव के लिए, कि अगर आपके पास कोई भी इवेंट ए और बी का सम जो है वो ग्रेटर हो तो पॉजिटिव एसोसिएशन के लिए, और लास्ट लाइन में जब दोबारा आप कह रहे हो कि व्हेन ए बी लेस देन हो ए का सम इंटू बी का सम, और मिसाल के तौर पे ए बी का सम आपके पास 7 आ गया, और यहाँ पे जो दूसरी साइड पे ए का सम इंटू बी का सम और एन डिवाइड करने के बाद आपके पास फर्स्ट करो 9 है, तो 7 लेस है इससे 9 से, तो फिर हम कहेंगे देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन दीज टू दोनों। उसके बाद 15 फोर टॉपिक आपके पास है जिसमें हम कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। उसमें हम क्या करते हैं कि आसान सा एक फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पे, जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं, आंसर क्या है, लिमिट्स क्या है, और क्या डिपेंडेंस होता है या नहीं होता, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। जैसे कि पीछे हमने ये वाला देखा ना, इसमें इस डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है इवेंट्स के हम कॉन्टीजेंसी टेबल की मदद से, इसको हम यहाँ पे आगे 15.4 में हम क्या करते हैं कि इसको हम उस तरह से चेक कर सकते हैं कि एक फार्मूले के थ्रू। तो यहाँ पे क्या, जैसे व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड था कैलकुलेट द लेवल ऑफ एसोसिएशन, वी कैन कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन डिनोटेड बाय क्यू। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को हमेशा किससे डिनोट करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे। और वो क्या फार्मूला यहाँ पे, क्यू इज इक्वल टू ए बी का सम इंटू ए अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी होल डिवाइडेड बाय, सेम जो ऊपर आपने चीज लेके ऊपर माइनस कर रहे हैं इसको नीचे डिवाइड ऐड कर दे बस, कि ए बी का सम इंटू अल्फा बीटा का सम प्लस ए बीटा का सम इंटू अल्फा बी बी का सम। और वही जो ऊपर आपने चीज लिखी उसको माइनस के, दोनों को आपस में नीचे उन्हीं को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसको हम कार्ड को इसी को कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का नाम आप दे देते हो। अच्छा, एक स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है कि हमेशा जो कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन है यानी कि क्यू है, उसका आंसर हमेशा -1 एंड +1 के दरमियान ही आएगा, हमेशा कंफर्म।
ये नहीं कि -1 से इससे कम भी नहीं आ सकता, +1 से ज़्यादा भी नहीं आ सकता, यानी कि 1.1 भी नहीं आ सकता, और ये भी नहीं कि -1 से कम आ जाए। हाँ, -1 और +1 के दरमियान कुछ भी, 0 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, 0.98 भी आ सकता है, -0.48 कुछ भी इस तरह से आ सकता है। -1 से कम नहीं आ सकता, +1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। It is explained in the same manner as the coefficient of correlation Rxy। इसी तरह से हमने इसको coefficient correlation जो है हमारे पास Rxy, वहाँ भी हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। Between the two random variable x and y, जब आप दो random variable x and y यूज करते हो correlation वाले चैप्टर में, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स आप लोगों ने। इफ Q इज इक्वल टू वन -1 अगर आपके पास आ रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे, इट इज परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन। अब देखिए, अगर खाली माइनस में आंसर आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव एसोसिएशन है। अगर यहाँ पे Q -1 एग्जैक्ट पूरा पूरा -1 आ गया, जब इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर -1 आ जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि इट इज परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन है between the attributes on the top left corner in the 2 cross table। और अगर इसमें से हमारे पास Q इज इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स द इंडिपेंडेंस। तो फिर हम कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन जो है वो इसका आंसर किया हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंस का है। और अगर आपके पास Q इज इक्वल टू 1 आ गया, तो फिर हम क्या कहते हैं कि इसमें इट मीन्स दैट कि हमारे पास इसमें क्या है, ये परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन है। और let us calculate Q from the data given in example 15। वो आगे इसमें एग्जांपल उसने दे दिया कि वो इसमें फॉर एग्जांपल कि हमारे पास Q का फार्मूला है, और इसमें अगर हम कोई वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में कि 55 75 हम पुट करके हमारे पास एक -0.15 आ गया, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव एसोसिएशन हमारे पास है। ये था हमारा अभी तक का टॉपिक। अगले नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।